डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3 दिन बाद जब विक्की एक नया संस्करण डिजाइन कर रहा था, उसकी सहायक बाई जिंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। नए साल के बाद रामू को यह सहायक मिल गया। वह बहुत काबिल था और कई भाषाएं बोलता था, जिससे विक्की को कई काम संभालने में मदद मिली। शुरुआत में रामू को कॉलेज से निकली एक महिला सहायक मिल ही गई। जब वह पहली बार आई तो उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसे देखकर विक्की दंग रह गया। ये वाकई हास्यास्पद था। उसे एक सहायक की जरूरत थी, किसी सचिव की नहीं। इसलिए उसकी जगह बाई जिंग को रख लिया गया। बाई जिंग विक्की और रामू से सिर्फ 2 साल छोटी थी। पहले तो विक्की को लगा कि बाई जिंग रामू की कोई रिश्तेदार है, लेकिन जब उसने पूछा तो पता चला कि उनका कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। दरअसल बाई जिंग की सिफारिश उनके परिवार ने की थी, क्योंकि रामू को नहीं पता था कि उसे और कहाँ ढूंढा जाए। इसलिए उसने अपने परिवार से पूछा और उन्होंने बाई जिंग की सिफारिश की। क्या बात है? विक्की ने ऊपर देखते हुए पूछा। बात उसी मामले की है जिसका जिक्र मिस्टर बाई ने पिछले हफ्ते किया था। अब भारतीय क्षेत्र से नाटी गेम्स ने क्रॉसफायर एजेंसी पर चर्चा के लिए प्रतिनिधि भेजे हैं। ओह, विक्की ने अपना माउस नीचे रख दिया। वे इतनी जल्दी आ गए। उसने सोचा था कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन वे इतनी जल्दी आ गए। चूंकि वे यहाँ हैं तो उनसे मिलना ही बेहतर होगा। वे कहाँ हैं? वे आ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि तुम कब उपलब्ध होगे, बाई जिंग ने कहा। ठीक है, उन्हें आने पर आने के लिए कह देना। मैं अभी फ्री हूँ, विक्की ने जवाब दिया। समझ गया मिस्टर जू, मैं उन्हें अभी बता देता हूँ। ये कहकर बाई जिंग चली गई। बाई जिंग के जाने के बाद विक्की सोचने लगा, अगर एक था तो दूसरा भी ज्यादा पीछे नहीं होगा। खासकर इसलिए क्योंकि पहला भारतीय क्षेत्र से था, एक ऐसा देश जिसकी आबादी ड्रैगन कंट्री जितनी ही है। इसके अलावा उनका इंटरनेट और भी ज्यादा विकसित है। हालांकि ऑनलाइन लोग अक्सर उनकी कई कमियां देखते हैं, जैसे एक बूंद गंगाजल, आधा आवर्त सारणी और 3 बहनें वगैरह, लेकिन कोई सिर्फ उनकी कमियों पर ही ध्यान नहीं दे सकता। उनके पास गेमर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, खासकर नेटी कंपनी जो अभी अभी आई है। ये भारतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, चीन की गूस फैक्ट्री की तरह। उन्होंने पहले भी देखा था कि दुनिया भर के गेमर्स, खासकर पश्चिमी देशों में, क्रॉसफायर खेलना चाहते हैं। गन फाइटिंग गेम्स वहाँ सबसे लोकप्रिय शैली हैं और वर्तमान में इस मॉड्यूल में सबसे अच्छे बंदूक लड़ाई वाले खेल सभी उन्हीं क्षेत्रों से हैं। विक्की शुरुआत में लगा था कि पश्चिमी देशों की गेम कंपनियां पहले आएंगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय क्षेत्र पहले आएगा। चूंकि वे आ गए हैं, इसलिए वह एजेंसी जरूर देगा। ये विश्व चैंपियनशिप की ओर पहला कदम है। अगर उस देश के खिलाड़ी क्रॉसफायर भी नहीं खेल सकते तो वे विश्व चैंपियनशिप में कैसे भाग ले सकते हैं? विक्की को निश्चित रूप से उम्मीद है कि और भी गेम कंपनियां एजेंट बनेंगी। इस तरह ये दुनिया भर के बंदूक लड़ाकू खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा। तीसरे दिन भारतीय क्षेत्र की नाटी कंपनी आ गई। दूसरे पक्ष ने इस एजेंसी को गंभीरता से लिया और एक टीम भेजी। कंपनी की तरफ से यह अभी भी सिर्फ विक्की और रामू थे। मासावक के उद्भव से बचने के लिए विक्की ने कई नियम जोड़े। उसका ध्यान खिलाड़ियों पर था और उसका लक्ष्य उन्हें खुश करना था। अपने पिछले जीवन के मासावा के विपरीत, जहां क्लाइंट खोलने पर ढेर सारी घटनाएं सामने आती थीं और एक को बंद करने पर बस दूसरी सामने आती थी। इसलिए वह नहीं चाहता था कि वे एजेंसी कंपनियां मनमाने ढंग से उसके डिज़ाइन बदल दें। अगर वे इसे स्वीकार कर लेते तो ठीक है, वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते। लेकिन अगर नहीं तो वे अलग हो जाते। अगर वे स्वीकार नहीं करते तो निश्चित रूप से उनके अपने देश के खिलाड़ी उन्हें कोसते और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें कोसने से बेहतर है कि समस्या का मूल समाधान किया जाए। 3 दिनों तक उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और अंततः एक पूर्ण सहयोग समझौते पर पहुंचे। नाटी सफलतापूर्वक क्रॉसफायर का एजेंट बन गया। इसके बाद इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा दी। खासकर भारतीय क्षेत्र के खिलाड़ी, जो बेहद खुश थे, वे आखिरकार क्रॉसफायर खेल सकते थे। हालांकि इसे ऑनलाइन होने में अभी 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी थी और बस इंतजार करना था। निस्संदेह नाटी द्वारा एजेंसी की घोषणा के बाद दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने अपने अपने देशों के प्रमुख गेम निर्माताओं को टैग करना शुरू कर दिया। अरे, हमारे गैलिक गेम निर्माता एजेंट के रूप में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो? सच में, हमारी हंस गेम कंपनियों ने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या वे अभी भी देखने का इंतजार कर रहे हैं? अब और बर्दाश्त नहीं होता। आलू, जाओ और क्रॉसफायर एजेंसी ले आओ। मैं खेलना चाहता हूँ। ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे किमची क्षेत्र की एक कंपनी आगे आई है और क्रॉसफायर के लिए एजेंट के रूप में काम करने की तैयारी कर रही है।
हम भी जल्द ही क्रॉसफायर खेल पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम तो पहले ही एक कदम पीछे हो। हमारे सकुरा ने पहले ही लोगों को भेज दिया है। तुम तीसरे नंबर पर रहोगे। हमारे सकुरा खिलाड़ी क्रॉसफायर खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे। विक्की ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। नाटी कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चिबा से भी खबर आई। उन्होंने पहले 20 एपिसोड पूरे कर लिए थे और इन 20 एपिसोड की डिस्क भेज दी थी। डिस्क देखकर विक्की थोड़ा हैरान हुआ। क्या इतना गुप्त रहना जरूरी था? उसकी धारणा थी कि आमतौर पर सिर्फ गोपनीय दस्तावेज ही डिस्क पर बंद किए जाते थे। उसने और रामू ने पहले 20 एपिसोड देखे। विक्की बहुत संतुष्ट था, उसमें अब भी वही स्वाद था जो उसे याद था। ऐश केचम और पिकाचू का रोना निश्चित रूप से कई खिलाड़ियों का दिल जीत लेगा। जब चिबा के लोग चले गए तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका अनुमान है कि बाकी एपिसोड अगले 3-4 महीनों में पूरे हो जाएंगे। 3-4 महीने, फिर उसके लिए कदम उठाने का समय आ गया था। वह स्विच बनाने वाला था। सौभाग्य से प्रेस्टीज स्टोर में न केवल गेम थे बल्कि उनके साथ संबंधित मशीनें भी थीं और स्विच स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। इसे कैसे बनाया जाए ये सब उसे बहुत मुश्किल नहीं लगा, वरना जब वह बच्चा था तब इतने सारे पायरेटेड गेम कंसोल क्यों होते। उसे अब भी याद है कि उस जमाने में वह स्विच गेम कंसोल पर खेलता था और वह पायरेटेड वर्जन जैसा लगता था। खासकर उसकी क्वालिटी जो आधिकारिक स्विच से काफ़ी अलग थी। उसे ये भी याद था कि उस जमाने में उसने जो गेम कंसोल खरीदा था वह बहुत सस्ता था। हालांकि इस दुनिया में उसने हाई एंड गेम कंसोल बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि इस दुनिया में तकनीक भी अपेक्षाकृत विकसित थी और उत्पादन लागत उसके पिछले जीवन जितनी महंगी नहीं होगी। लेकिन कीमत के लिहाज से उसने कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बनाई थी। कॉलेज में उसने जो पहला आधिकारिक स्विच खरीदा था उसकी कीमत लगभग 2000 थी और यहाँ वह उसे 1000 से ज़्यादा में बेचेगा। सटीक कीमत के बारे में वह इसे बनाने और कीमत देखने के बाद ही तय करेगा। खैर, यह 1000 से कम तो नहीं ही होगी। हालांकि चूंकि उसने स्विच बनाने की योजना बनाई थी इसलिए उसमें सिर्फ 1 या 2 गेम तो नहीं हो सकते थे। उसे अभी भी कई गेम बनाने थे, कम से कम 1 दर्जन तो होने ही चाहिए थे। कम गेम होंगे तो खिलाड़ी शिकायत करेंगे। संयोग से वे कई कंट्रोलर गेम जिनसे वह परिचित था अभी तक इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। उसने तुरंत कॉन्ट्रा को जोड़ने का फैसला किया। उस समय कंट्रोलर गेम खेलते समय कॉन्ट्रा और टैंक बैटल 2 आवश्यक गेम थे। विक्की के ऑफिस के अंदर इस समय उसकी मेज पर 2 कंट्रोलर रखे थे। रामू अंदर आया और बैठ गया। बूढ़े जू, तुम्हें मेरी क्या जरूरत थी? बोलते बोलते उसकी नज़र मेज पर रखे कंट्रोलर पर पड़ी। क्या ये वही कंट्रोलर नहीं है जिनसे हम स्कूल में खेला करते थे? तुमने इन्हें क्यों निकाला? फिर उसने एक कंट्रोलर उठाया और उसे कुछ बार दबाया। मैं कंट्रोलर गेम बनाने की सोच रहा हूँ। विक्की ने भी एक कंट्रोलर उठाया और कहा। रामू एकदम चौंक गया। क्या बात है? एकदम अच्छे पीसी गेम बनाना छोड़कर अचानक कंट्रोलर गेम बनाने पर क्यों लग गए? एक कंट्रोलर गेम से कितना पैसा कमाया जा सकता है? हालांकि क्रॉसफायर ने पैसे खर्च करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षित किया है। उस गेम में उसने जो पैसा खर्च किया है वह निश्चित रूप से एक कंट्रोलर गेम पर खर्च किए गए पैसे से ज़्यादा है ना? अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? लेकिन फिर उसने सोचा, यह आदमी अब किस तरह की अल्टीमेट एबिलिटी दिखाने की तैयारी कर रहा था। वह इतनी जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था। मुझे अपना विचार बताओ, मुझे पता है तुम्हारे पास ज़रूर अपना तर्क होगा। विक्की संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अब रामू को आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आ गया था और वह ऐसा इंसान नहीं था जो भी सोचता बस बोल देता। जरा पास आओ। रामू झुक गया, जानना चाहता था कि विक्की आखिर कर क्या रहा है। देखो, कंट्रोलर पर लगे ये ग्रिप्स असल में कोई खास काम नहीं आते। इतने सारे बटन होने के कारण कुछ गेम्स में तो सारे बटन भी इस्तेमाल नहीं होते और बीच में यह बड़ी जगह पूरी तरह खाली है। बताओ, अगर मैं इस बीच की जगह को बड़ा कर दूं, पूरे कंट्रोलर को फैला दूं और फिर बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन रख दूं तो क्या होगा? क्या खिलाड़ी बिना किसी बाहरी डिस्प्ले के कंट्रोलर पर ही गेम नहीं खेल पाएंगे? रामू ने अपने हाथ में कंट्रोलर को देखा। यह एक सही विचार लगा। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, ऐसे में स्क्रीन बहुत छोटी नहीं हो सकती। कम से कम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से बड़ी तो होनी ही चाहिए। ये कम से कम इतना बड़ा तो होना ही चाहिए ताकि खिलाड़ी आराम से खेल का आनंद ले सकें। बोलते बोलते उन्होंने एक इशारे से प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा इस कंट्रोलर में बाहरी कनेक्टिविटी फीचर भी होने चाहिए। इस तरह अगर वे छोटी स्क्रीन नहीं देखना चाहते तो वे कंप्यूटर या टीवी पर भी खेल सकते हैं। बोलते बोलते उन्हें एहसास हुआ कि यह आइडिया बेहतरीन है। कई कंट्रोलर गेम हैं और अगर वे इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो बाजार बहुत बड़ा होगा। विशेषकर बच्चों के लिए यह एक बहुत बड़ा बाजार होगा। लेकिन अगर हम इस कंट्रोलर को स्क्रीन के साथ बनाते हैं तो गेम्स का क्या होगा? हम सिर्फ दूसरों के गेम्स पर निर्भर नहीं रह सकते, वरना हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इसके रिलीज होने के बाद दूसरे निर्माता ज़रूर अपने वर्जन बनाना शुरू कर देंगे। फिर हमारी सारी मेहनत सिर्फ दूसरों के काम आएगी। रामू ने अपनी चिंता जाहिर की। विक्की हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था? कुछ समय पहले कियाने के साथ वो सहयोग, क्या यही मुख्य बात नहीं है? क्या तुम पोकेमोन की बात कर रहे हो? क्या वो एनिमेशन नहीं है? तुम कोई गेम बनाने वाले हो? रामू ने आंखें चौड़ी करके विक्की को अविश्वास से देखा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास ज़रूर कोई योजना है, वरना मैं बिना गेम बनाए सिर्फ एनिमेशन बनाने में अपना समय क्यों बर्बाद करता? आखिरकार हम एक गेमिंग कंपनी हैं। मैं समझ गया। तो तुम गेम कैसे बनाओगे? इसकी चिंता मत करो, मैं जल्द ही विकास शुरू करने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से ही एक प्रोटोटाइप है, इसलिए उत्पादन तेजी से होगा। अभी हमारे पास जो कमी है वह है प्लेटफॉर्म, ये कंट्रोलर। मैं इसे स्विच कहने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, रामू ने ताली बजाई। उसने वह एनिमेशन भी देखा था। वह नया और बहुत अच्छा था। रिलीज होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे ज़रूर देखेंगे, खासकर क्योंकि यह कंपनी द्वारा निर्मित एक एनिमेशन था, इसलिए ज़्यादातर खिलाड़ी इसे ज़रूर देखेंगे। फिर जब वे इसे देख चुके होंगे और अगले भाग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो गेम रिलीज हो जाएगा, जिससे भारी मुनाफा होगा। विक्की वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कभी कभी रामू सचमुच अपना दिमाग खोलकर देखना चाहता था कि क्या उसका दिमाग बाकियों से अलग है। ठीक है, मैं पहले थोड़ी मार्केट रिसर्च करता हूँ, मुझे आधा महीना दो। विक्की ने सिर हिलाया, फिर मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। हमें बस एक OEM फैक्ट्री चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। तुम्हारी बात सुनकर क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पहले से ही इसका एक प्रोटोटाइप है? विक्की ने एक दराज खोली और कागज़ की कुछ पन्ने निकाले। रामू ने उन्हें उठाकर पढ़ना समाप्त किया तो वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। वह बस एक ही शब्द बोल पाया, बहुत बढ़िया, मेरी खबर का इंतज़ार करो। इसके बाद वह चला गया। 3 दिन बाद एक और बड़ी विदेशी गेमिंग कंपनी क्रॉसफायर के वितरक के रूप में काम करने पर चर्चा करने आई। ये कंपनी हंस कंट्री की थी, जो देश में एक बहुत ही शक्तिशाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनी है। उन्होंने सहयोग के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की। ये देखते हुए कि क्रॉसफायर घरेलू स्तर पर कितना लोकप्रिय था, वे प्रमुख विदेशी कंपनियां मूर्ख नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से उनके पास खेल खेलने के तरीके थे। इसे खेलने के बाद उन्होंने तुरंत वितरण पर विचार किया। क्रॉसफायर का उदय पिछले बंदूक लड़ाकू खेलों को पूरी तरह से पलट देगा, खासकर जब उस कंपनी ने बढ़त बना ली और घरेलू खिलाड़ियों के सुझावों के साथ वे स्वाभाविक रूप से सहयोग पर चर्चा करने आए। आधा महीना बीत गया और उसके बाद 3 कंपनियां वितरण पर चर्चा करने आईं। इसके बाद किमची देश की कंपनी आई। हालांकि यह अपने देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी थी, लेकिन उसका रवैया बाकियों से बिल्कुल अलग था। केवल 2 लोग आए और उनमें से कोई भी वरिष्ठ प्रबंधन नहीं था। वे दोनों सम्मेलन कक्ष में बैठे। सौभाग्य से बाइजिंग भी अपने देश की भाषा बोलती थी और अनुवादक का काम कर सकती थी। हमें उम्मीद है कि कंपनी हमें क्रॉसफायर के वितरण अधिकार दे सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे न केवल वितरण अधिकार चाहते थे, बल्कि स्वायत्ता भी मांग रहे थे। इससे भी बदतर, उन्होंने मुनाफे का अतिरिक्त 20% मांग लिया। इससे विक्की हैरान रह गया। बाकी कंपनियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बातचीत सुचारू रूप से संपन्न हो गई थी। जब बात उनके सामने आई तो अचानक सब कुछ इतना बिगड़ क्यों गया? वे स्वायत्ता चाहते थे, खासकर वह स्वायत्ता के साथ वे अपनी खुद की स्किन बना सकते थे या नए खर्चीले इवेंट शुरू कर सकते थे। अगर वे किंग्स रीइंकार्नेशन जैसा कोई इवेंट शुरू करते तो क्या कंपनी को कोसा नहीं जाता? ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। उन्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। इसके अलावा उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनके देश में कितने कम खिलाड़ी हैं। उनके देश की पूरी आबादी मिलाकर भी क्रॉसफायर के समवर्ती ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या जितनी भी नहीं थी। और उन्होंने मुनाफे का 20% अतिरिक्त मांगने की हिम्मत कैसे की? क्या वे खुद को इतना ऊंचा समझते थे? विक्की से आधे दिन बहस करने के बाद उन्होंने अतिरिक्त मुनाफे की मांग छोड़ दी, लेकिन स्वायत्ता पर अड़े रहे। विक्की तुरंत गुस्सा हो गया। क्या वे उसे बेवकूफ़ समझ रहे थे? वे ही तो उसका गेम वितरित करना चाहते थे। वे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे थे जैसे वह उनका गेम वितरित करना चाहता हो? उसने तुरंत बातचीत बंद कर दी। अगर वे उसे घृणास्पद बनाना चाहते थे तो वे कहीं और जाकर खेल सकते थे। बस किमची कंट्री के साथ सहयोग विफल हो गया। अप्रत्याशित रूप से वे तीसरे दिन ही वापस आ गए और कहा कि उन्हें कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए, एक सामान्य अनुबंध ही काफ़ी होगा। लेकिन विक्की अब उन्हें वितरण अधिकार देने को तैयार नहीं थे। हालांकि उनके घरेलू खिलाड़ी इतना हंगामा मचा रहे थे कि अधिकार न देना अब कोई विकल्प नहीं था। अंत में उन्होंने सौदे को अंतिम रूप देने के लिए अनिच्छा से मुनाफे का 20% अतिरिक्त दे दिया। इसे कैसे कहें? अगर आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे तो आप मरेंगे नहीं। न केवल वे लाभ पाने में असफल रहे, बल्कि अंततः मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गंवा बैठे।
यही उनकी सज़ा है। जैसे जैसे अन्य विदेशी प्रमुख कंपनियां एजेंट के रूप में काम करने लगी, विकी को हर हफ्ते एक व्यक्ति एजेंसी की तलाश में मिलने लगा। किमची कंट्री के उन गेम निर्माताओं को छोड़कर जिनसे उसे एक बार चिढ़ हुई थी, बाकी देशों में सब कुछ सामान्य था। एक महीने बाद 7-8 गेम कंपनियां एजेंट के रूप में काम करने आ चुकी थीं। विकी ने गौर किया और पाया कि लगभग आधी कंपनियां अभी तक नहीं आई थीं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे जल्द ही आ जाएंगी। रामू भी अपनी खोज पूरी करके लौट आया। उसे एक कंपनी अनुबंध निर्माता के रूप में काम करने के लिए मिल गई। बेशक वे केवल अनुबंध निर्माता थे जो फॉक्सकॉन की तरह केवल कुछ पुर्जों का प्रसंस्करण करते थे। सहयोग के बाद उन्होंने उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पहला उपकरण आने में शायद कई महीने लग जाएंगे। खैर, कोई जल्दी नहीं थी। पोकेमोन का अभी उत्पादन भी नहीं हुआ था और इंडिगो लीग के प्रसारण के बाद शायद आधा साल लग जाएगा। वह भी इस खबर को गुप्त रख सकता था और फिर सीधे इसे उजागर कर सकता था। यह एक तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकता था। इन मामलों को अस्थायी रूप से निपटाकर विकी अभी भी क्रॉसफायर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्रॉसफायर को ऑनलाइन आए 1 साल से भी कम समय हुआ था और इसकी लोकप्रियता पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अगर वह कोई गड़बड़ी नहीं करता तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। इसके अलावा उसके मौजूदा सुधारों के साथ अब शक्तिशाली हथियारों का दौर नहीं होगा, जिससे खेल की उम्र काफी बढ़ जाती। हालांकि उसने कुछ स्किन जारी की, लेकिन उन्होंने खेल के संतुलन को नहीं बिगाड़ा। उन्होंने न तो गोलियों की संख्या बढ़ाई और न ही हथियार बदलने की सुविधा दी। स्किन वाली और बिना स्किन वाली बंदूक एक जैसी थी, ज्यादा से ज्यादा यह महसूस करने की बात थी। लेकिन अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति डिफ़ॉल्ट स्किन के साथ भी कुशलता से मार सकता था। इसके अलावा क्रॉसफायर एक कौशल आधारित खेल है। एक कुशल खिलाड़ी के खिलाफ भले ही उसके पास पिस्तौल हो और आपके पास AK, आप तब भी नहीं जीत सकते। अब विभिन्न देशों में खेल एजेंसियों के साथ विक्की ने सही समय आने पर वैश्विक प्रतियोगिताओं S सीरीज की शुरुआत की घोषणा करने की योजना बनाई। CFS यह एक विश्वव्यापी देखी जाने वाली प्रतियोगिता होगी और उस समय प्रतियोगिता जीतने वाली टीमों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हालांकि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए तैयारी भी करनी थी। उसके पास अभी भी काफी समय था, क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी एजेंट के रूप में काम नहीं कर रही थी। अगर कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती तो प्रत्येक क्षेत्र को कम से कम आधे साल तक स्व संचालन की आवश्यकता होती। और अब तत्काल प्राथमिकता क्रॉसफायर को अपडेट करना जारी रखना था। पिछले अपडेट को काफी समय हो गया था और उसने इस अपडेट के लिए सामग्री पहले ही तैयार कर ली थी, बस अगले शनिवार का इंतजार था। इस दौरान विक्की ने कंपनी को अलग करने की योजना बनाई, या यूं कहें कि इसे कई स्टूडियो में बांटने की। वे कंपनी के सारे गेम्स एक साथ तो नहीं रख सकते थे, है ना? फिर उसने रामू को बुलाया। अलग रामू ने भौहें चढ़ाते हुए इस मुद्दे पर विचार किया। लीजेंड से लेकर अब तक हम दोनों को 1 साल से भी कम समय हुआ है, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? रामू ने पूछा। ये जल्दी नहीं है, अभी सही है। अगर हम बाद में इंतजार करते हैं तो इसे बांटना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम अभी स्टूडियो को अलग कर दें तो भविष्य में सब कुछ आसान हो जाएगा। विक्की के समझाने पर रामू भी मान गया। अगले ही दिन कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग पर इस मामले की घोषणा की गई। कंपनी ने एक स्टूडियो मॉडल लागू किया जिससे 3 बड़े स्टूडियो बने। कंपनी का प्रत्यक्ष स्टूडियो लिनलैंग स्टूडियो, जो कंपनी का मुख्य निकाय है, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेम्स चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा तियानफेंग स्टूडियो और चाओयांग स्टूडियो भी थे। जब विक्की ने ये खबर जारी की तो उन्होंने केवल लिनलैंग स्टूडियो का जिक्र किया, बाकी 2 का कोई परिचय नहीं दिया। हालांकि खिलाड़ी समझ सकते थे कि उनके पास इस समय केवल 2 ही गेम हैं और उन्हें 3 स्टूडियो में बांटना मुश्किल होगा। कुछ लोगों ने इन तीनों स्टूडियो के भविष्य की दिशा का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। कंपनी निश्चित रूप से PC गेम्स या इसी एक पहलू तक सीमित नहीं रहेगी। हो सकता है कि उनकी गेम कंपनी के भीतर अन्य गेम निर्माण पहले ही शुरू हो चुके हों। दरअसल विक्की के पास इस समय पहले से ही एक योजना थी। चाओयांग स्टूडियो का ध्यान मोबाइल गेम्स पर होगा, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा मोबाइल गेम्स नहीं थे। हालांकि मोबाइल फ़ोन कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छे थे, फिर भी ज़्यादातर गेम निर्माता इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। चूंकि इस दुनिया में गेम्स की मुख्यधारा पेड है, इसलिए ज़्यादातर मोबाइल गेम्स कैजुअल गेम्स होते हैं। और चाओयांग स्टूडियो मोबाइल गेम्स के बाजार में प्रवेश करेगा। शायद दूसरों को पता ना हो, लेकिन उसे पता था मोबाइल गेम्स एक बहुत बड़ा बाजार होगा। उदाहरण के लिए उनके पिछले जन्म में ऑनर ऑफ किंग्स एक पैसा कमाने वाला गेम था, और यह खासतौर पर पे टू विन गेम भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि इसके बड़े खिलाड़ी आधार थे। अगर वह नारुतो और 3 किंगडम्स को मार डाले तो क्या होगा? इन दोनों खेलों का मुद्रीकरण बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इनकी तुलना उन ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स से नहीं की जा सकती, फिर भी ये ऑनर ऑफ किंग्स की तुलना में काफ़ी मजबूत हैं। इसके अलावा मोबाइल गेम महिला खिलाड़ियों के एक समूह को भी आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए एग्गी पार्टी में बच्चों और महिला खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है।
बस उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि पहला मोबाइल गेम कौन सा होना चाहिए। और दूसरा स्टूडियो, तियानफेंग स्टूडियो, एकल खिलाड़ी खेलों या बड़े पैमाने के खेलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिनलेंग स्टूडियो की तुलना में तियानफेंग के खेल कम प्रतिस्पर्धी और ज्यादा अनौपचारिक होंगे। बेशक तियानफेंग के खेल केवल पीसी खेलों तक ही सीमित नहीं होंगे, मोबाइल गेम भी होंगे। उदाहरण के लिए माइनक्राफ्ट, जेंशिन इम्पैक्ट वगैरह। बेशक सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े 3A खेल भी तियानफेंग द्वारा संचालित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, GTA 5, ये बहुत लोकप्रिय खेल हैं और इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता उतनी मजबूत नहीं है। पोकेमोन जैसे कंसोल खेलों के लिए विक्की ने एक और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी खोलने की योजना बनाई। वह अभी भी प्रभारी होंगे, विशेष रूप से कंसोल खेलों के लिए जिम्मेदार। पहले से योजना बनाने से बाद में इसे प्रबंधित करना आसान और सरल हो जाएगा। उनका मानना था कि एक बार विकसित होने के बाद कोई भी स्टूडियो अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक खेल भी उन्हें कुचल सकता है। ये नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया। खेलों को रिलीज करने की कोई जल्दी नहीं थी, उनके पास वैसे भी बहुत समय था। लिनलैंग का नेतृत्व अब भी वही करेगा। रामू से इस बारे में बात करने के बाद वह किसी एक का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन वह अब भी एक निष्क्रिय बॉस रहेगा। वह अब भी खेलों का प्रबंधन करेगा और रामू उसके रसद प्रबंधन का काम जारी रखेगा। कर्मचारियों की मौजूदा कमी के कारण मौजूदा कर्मचारी मुश्किल से 2 खेलों का संचालन कर पा रहे थे, इसलिए और कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी। रामू अब भी यह काम संभालेगा। ये सारी योजनाएं बनने के बाद शनिवार हो चुका था। विक्की ने क्रॉसफायर को अपडेट करते हुए ये घोषणा भी जारी की और यह एक बड़ा अपडेट होगा। इसमें क्या क्या शामिल है ये वह खिलाड़ियों को खेल में ही बता देगा। खैर, इस अपडेट में कई नए गेम मोड शामिल होंगे जो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को संतुष्ट करेंगे। शनिवार आते ही खिलाड़ियों को पता चल गया कि क्रॉसफायर में सुबह एक अपडेट आएगा। वे सब उठकर ये देखने की तैयारी में लग गए कि कंपनी इस बार क्या अपडेट करेगी। खिलाड़ी पहले से ही इस परंपरा के आदी थे। आखिरकार जब से यह किंवदंती शुरू हुई है, कंपनी इसी तरह काम करती आई है, जिससे उत्सुकता बनी रहती है। कंपनी के साथ शुरुआत करते हुए कुछ अन्य गेम निर्माताओं ने भी कंपनी के अपडेट तरीके को अपनाना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उतने अच्छे परिणाम नहीं मिले। कुछ को खिलाड़ियों ने डांटा भी। जब दूसरों ने ऐसा किया तो उन्होंने खिलाड़ियों को निराश नहीं किया, लेकिन इन कंपनियों ने केवल भारी निराशा ही दी। इस बार क्रॉसफायर खिलाड़ियों की उम्मीदें अभी भी ऊंची थीं। 2 महीने बीत चुके थे और वे सोच रहे थे कि कंपनी इस बार क्या अच्छी चीजें अपडेट करेगी। जैसे ही गेम अपडेट खत्म हुआ, बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहले ही गेम में प्रवेश कर चुके थे। प्रवेश करते ही उन्होंने तुरंत अपडेट की गई सामग्री देख ली। सबसे पहले प्रतिस्पर्धी मोड के बारे में। विशेष युद्ध चाकू, व्यक्तिगत युद्ध, स्नाइपर और व्यक्तिगत युद्ध चाकू जोड़े गए। निस्संदेह इसने चाकू चलाने के शौकीन खिलाड़ियों को और भी उत्साहित कर दिया। बेशक इन मोड्स के अलावा कई संबंधित मैप भी जारी किए गए थे। ब्लेड विलेज, एरिना और डेथ टनल। विक्की ने बिना ज्यादा सोचे समझे इन तीनों मैप्स को तुरंत मंजूरी दे दी। कोई और वजह नहीं थी, ये तीनों सबसे लोकप्रिय नाइफ बैटल मैप थे और तुरंत दूसरे मैप जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। खासकर ब्लेड विलेज जो सबसे क्लासिक था। खैर, पहला नाइफ बैटल मैप जो उसके सामने आया वह ब्लेड विलेज ही था। उस समय उसे नहीं पता था कि पानी में खड़े रहने से उसकी सेहत खराब हो जाएगी। जैसे ही वह पैदा हुआ, वह नासमझी में पानी में घुस गया, चुपके से हमला करने की सोच रहा था, लेकिन सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही उसकी सेहत का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। उसे ये भी विश्वास था कि ब्लेड विलेज यहाँ जरूर एक बहुत लोकप्रिय मैप होगा। इसके बाद नए हाथापाई हथियार जारी किए गए, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक कुकरी जारी की गई थी। हालांकि अपने पिछले जन्म की तरह कुकरी की शक्ल ने उसे यहाँ अच्छी प्रतिष्ठा नहीं दिलाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने उसका सार समझ लिया था, बाएं माउस बटन को बिना छोड़े दबाए रखना। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी कुकरी से खेलने वालों को नापसंद करने लगे। इसलिए इस बार विक्की ने एक साथ 3 हाथापाई के हथियार उतारे। मिलिट्री कुल्हाड़ी, नेपाल कुकरी और मिलिट्री फावड़ा। खासकर नेपाल कुकरी और कुल्हाड़ी जो उस समय चाकू की लड़ाई में अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे और खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 हथियार। कुल्हाड़ी चलाने में माहिर लोग एक ही हल्के हमले से सिर पर वार कर सकते थे, जो बहुत संतोषजनक था। फावड़े की बात करें तो इसकी लंबी रेंज के कारण कई लोग इससे भी खेलते थे। इसलिए विक्की ने उन सभी को एक साथ छोड़ दिया। इससे निश्चित रूप से चाकू की लड़ाई का क्रेज शुरू हो गया। बेशक उन्होंने बैटन को भी जोड़ा, उसे चैलेंज टेस्ट के अंदर रखा। चुनने के लिए और भी ज्यादा हाथापाई के हथियार होने से खिलाड़ियों का अंतहीन मनोरंजन होता। इसके बाद उन्होंने अन्य हाथापाई के हथियार भी जारी किए। हालांकि एक ऐसा हथियार था जिसे उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, किलिन स्पाइक का पूर्ववर्ती नकल नाइफ। इसकी तेज आक्रमण गति किसी भी अन्य चाकू से तेज थी।
जो कोई भी इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना जानता था वह दूसरों को पूरी तरह से धमका देता और चाकू की लड़ाई का संतुलन बिगाड़ देता। जो बचा वह था व्यक्तिगत स्नाइपर लड़ाई। यह मोड पहले भी और अब भी लोकप्रिय था। हर स्नाइपर खिलाड़ी अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए लॉग इन करने के बाद व्यक्तिगत स्नाइपर लड़ाई का एक राउंड खेलता था। इस मोड की कोई व्याख्या नहीं थी। ये रिलीज होते ही तुरंत लोकप्रिय हो जाता क्योंकि क्रॉसफायर में अभी भी कई स्नाइपर खिलाड़ी थे। ये संख्या AK और M4 खिलाड़ियों से ज्यादा कम नहीं थी। शुरुआत में विक्की ने सोचा कि टर्मिनेटर मोड भी जारी किया जाए या नहीं। सोच विचार के बाद उसने मना कर दिया। खिलाड़ी अभी भी सेवियर मोड को लेकर उत्साहित थे। बहुत से लोग इस मोड का आनंद ले रहे थे और अभी इसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर रहे थे। अगर टर्मिनेटर मोड अभी जारी होता तो वे निश्चित रूप से टर्मिनेटर मोड खेलने जाते। बंदूक थामना निश्चित रूप से शक्तिशाली पीले टर्मिनेटर में बदलने जितना अच्छा नहीं था। इसके अलावा भूतों को मारना अलग बात थी। सेवियर मोड में अगर कोई भूत सिर पर गोली लगने से मारा जाता तो वह पुनर्जीवित नहीं हो सकता था, जबकि टर्मिनेटर मोड में उन्हें केवल चाकू मारने पर ही पुनर्जीवित होने से रोका जा सकता था। इसलिए गेमप्ले निश्चित रूप से अलग होता। सेवियर मोड में खिलाड़ी बेपरवाह होना पसंद करते थे, भूतों से लड़ते हुए भागते और दूरी बनाए रखते थे, लेकिन टर्मिनेटर अलग था। जो लोग इस तरह बेपरवाह होते उन्हें जरूर पकड़ लिया जाता और मार दिया जाता। इसके अलावा पिछले अपडेट में हल्क और बंशी जैसे भूत शामिल थे, साथ ही क्रेजी बेबी की अदृश्यता भी। अगर आप बेपरवाह होने की हिम्मत करते तो आप मौत की तलाश में होते। टर्मिनेटर की तो बात ही छोड़िए, अगर एक भी व्यक्ति के पास सिल्वर हथियार हो तो भी वह उसे दबा नहीं पाएगा। अभी उन्हें खेलने दो और जब वे उससे थक जाएंगे तो वह टर्मिनेटर रिलीज कर देगा। बेशक उसने अगले बड़े संस्करण अपडेट के दौरान टर्मिनेटर मोड रिलीज करने की योजना बनाई थी। यह ज्यादा लंबा नहीं होगा, शायद यह मई दिवस की छुट्टियों के आसपास रिलीज होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों के अनुसार एक एपिक ग्रेड स्किन भी अपडेट की गई थी। रोज एल्फ स्किन महिला खिलाड़ियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह औसत दर्जे की लगी और अनुभव के मामले में ये थंडर गॉड जितनी अच्छी नहीं थी। लू शाओहुआ और अन्य लोगों ने अपडेट पूरा करने के बाद उत्सुकता से इसकी सामग्री की जांच की और कुल मिलाकर वे संतुष्ट थे। खासकर चाकू की लड़ाई के संबंध में बेशक कुछ छोटे हानिरहित बदलाव भी थे। हालांकि झांग यूमिंग के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक स्नाइपर खिलाड़ी के रूप में उन्हें यह व्यक्तिगत स्नाइपर बैटल मोड बहुत पसंद आया। जब वह शूटिंग का अभ्यास करते थे तो उन्हें वॉच टावर सिटी जाने के बजाय व्यक्तिगत स्नाइपर बैटल में अभ्यास करने का मौका मिलता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बम मोड में खिलाड़ी अप्रत्याशित स्थानों से प्रकट हो सकते हैं और इस तरह का अभ्यास थोड़ा कठिन होता है। व्यक्तिगत स्नाइपर बैटल बिल्कुल सही था और प्रतिक्रिया गति का भी प्रशिक्षण दे सकता था। ओह लियू फैंग, इस अपडेट के साथ मुझे लगता है कि तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा, सुन शुहाओ ने कहा। क्या? लियू फैंग ने अपना सिर घुमाया और पूछा। तुम्हें आमतौर पर कुकरी से खेलना पसंद है, बाएं बटन को दबाए रखना और लोगों को परेशान करना। अब जब कई नए हाथापाई के हथियार आ गए हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी दूसरों को परेशान कर सकते हो? अगर दूसरे हाथापाई के हथियार भी आ जाएं तो भी मैं तुम लोगों को कुचल सकता हूं। बिल्कुल सही, मॉल में नेपाल कुकरी बिकती है ना? 7 दिन वाली खरीद लो और चलो कुछ राउंड द्वंद्वयुद्ध करते हैं। उन्होंने तीनों हथियारों को हासिल करने के तरीके भी जांचे। ये सीमित समय के हथियारों के बक्सों से मिल सकते थे। नेपाल कुकरी और मिलिट्री शॉवल भी मॉल में बिकते थे। हालांकि कुल्हाड़ी को बैटन की तरह चैलेंज टेस्ट से खोलना पड़ता था। खिलाड़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुए जल्द ही कोई इन सीमित समय के हथियारों को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर देगा। जल्दबाजी मत करो, मैं अभी एक खरीद लूंगा, सुन शुहाओ ने कमजोरी दिखाने से बचते हुए कहा। वे आमतौर पर खेल में कड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे और इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। लू शाओहुआ की तरह सुन शुहाओ भी एक आक्रामक खिलाड़ी था जो M4 में बहुत कुशल था। खासकर उसकी बर्स्ट फायर तकनीक, 3 तेज टैप से 2 बार में ही किसी को ढेर किया जा सकता था। हालांकि वह चाकू से लड़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। बस बहुत हो गया, लू शाओहुआ ने उन्हें रोका। इस बार भी उनके सामने एक अहम मामला था, प्रतिस्पर्धी सबक। कुछ समय पहले गन किंग रैंकिंग में खेलते हुए उनका सामना एक टीम से हुआ। एक राउंड में वे उनसे बुरी तरह हार गए और फिर दूसरे राउंड में भी उनका सामना हुआ। उन्हें लगा कि विरोधी कमजोर हैं और उन्होंने लापरवाही से खेला, लेकिन विरोधियों ने उन्हें चौंका दिया। गार्जियन की तरफ से उन्हें मारने के बाद उन्होंने बम डिफ्यूज नहीं किया, बस आखिरी सेकंड तक इंतजार किया। फिर उन्होंने कुछ और राउंड खेले और स्वाभाविक रूप से वे जीत गए। हालांकि जब विरोधी हारने वाले थे तो उन्होंने चैट में ट्रैश टाइप कर दिया। इससे वे बहुत नाराज हो गए और बाद में वे बीच बीच में उस टीम के लोगों से फिर से टकरा गए। मिलते ही तुरंत लड़ाई हो गई, कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हो सके तो वे बंदूकों की जगह चाकू जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब उनकी टीम में पहले से ही 100 से ज्यादा सदस्य हैं।
लू शाओहुआ के नाम की वजह से पिछले कुछ महीनों में उनके AK हेडशॉट्स के वीडियो लगातार ऑनलाइन पोस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए कई लोग उनकी टीम में शामिल होने आए और उन्होंने एक बार टीम के स्लॉट भी बढ़ाए। अब उनके 100 से ज़्यादा सदस्य हैं। बेशक हर कोई शामिल नहीं हो सकता, मूल्यांकन जरूरी है। कम से कम किसी को लियू फैंग को हराने में सक्षम होना चाहिए। बेचारा लियू फैंग गुणवत्ता निरीक्षक बन गया। जब भी कोई शामिल होता वह जाकर उनसे द्वंद्वयुद्ध करता। बेशक जो लोग चाकू चलाने में माहिर हैं वे भी शामिल हो सकते हैं। किसी टीम में शामिल होने का स्वाभाविक अर्थ है साथ खेलना, और समय के साथ वे एक दूसरे से परिचित हो गए। टीम के सदस्य ये जानते हुए स्वाभाविक रूप से उस टीम के सदस्यों से नाखुश भी थे, इसलिए जब भी वे उस टीम के किसी सदस्य को देखते तो लड़ाई हो जाती। चूंकि दोनों टीमें समान ताकत की थीं, इसलिए जब भी वे आमने सामने होती तो उनकी जीत और हार बारी बारी से होती। कोई भी पक्ष दूसरे को पूरी तरह से हरा नहीं सकता था, और कुछ समय के लिए जब भी वे गन किंग रैंकिंग में मिलते तो हाथापाई हो जाती। अंततः उन्हें लगा कि यह जारी नहीं रह सकता और उन्होंने अपनी दुश्मनी दूर करने के लिए एक टीम युद्ध का प्रस्ताव रखा। अन्यथा कोई नहीं कह सकता था कि यह कब तक चलेगा। टीम युद्ध के उनके नियम भी बहुत सरल थे। दोनों पक्ष 3 टीमें चुनेंगे, यानी 24 लोग। फिर वे 11 राउंड के नक्शों का उपयोग करके 3 मैच खेलेंगे। 3 में से 2 में जीत सबसे अच्छी होगी। वे डस्ट 2, इन्फर्नो और न्यूब जैसे नक्शों का इस्तेमाल करेंगे, जो सभी गन किंग रैंकिंग के नक्शों में से हैं। अपडेट के बाद 1 घंटे का समय तय किया गया था और दोनों पक्ष सीधे इस रंजिश को सुलझा लेंगे। वे इंटरनेट कैफे भी जल्दी पहुंच गए। ऑनलाइन होने के बाद टीम के आधे से ज़्यादा सदस्य पहले ही लॉग इन कर चुके थे। सुविधा के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन चैट ग्रुप सॉफ्टवेयर ढूंढा और टीम के सभी सदस्य कमरे में आ गए। लू शाओहुआ ने इस टीम बैटल के लिए आवंटन पर चर्चा शुरू कर दी। लोगों को चुनना आसान था, उन्हें पहले ही चुन लिया गया था, जिसमें वैकल्पिक खिलाड़ियों सहित 30 लोग शामिल थे। उनमें से कुछ अपने अपने नक्शों में पारंगत थे। 1 घंटे बाद विरोधी टीम ने भी एक संदेश भेजा कि वे तैयार हैं और बस उनका इंतजार कर रहे हैं। टीम बैटल में प्रवेश करते हुए उन्होंने एक कमरा बनाया और विरोधियों को चैनल रूम नंबर और पासवर्ड भेज दिया। कुछ ही सेकंड में सभी 8 प्रतिद्वंद्वी प्रवेश कर गए। पहला इस्तेमाल किया गया नक्शा डस्ट 2 था और दोनों पक्ष जल्दी से तैयार हो गए। टीम के कप्तान होने के नाते लू शाओहुआ स्वाभाविक रूप से पहला मैच नहीं खेल सकते थे। अगर वे पहला मैच जीत जाते तो वह आखिरी मैच खेलते, लेकिन अगर वे पहला मैच हार जाते तो वह तुरंत मैदान में उतर जाते। सौभाग्य से उनके पक्ष में अभी भी कई बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। हालांकि एक व्यक्ति का AK उसके जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत मजबूत था, एक ही बार में वार करने में सक्षम। जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ दोनों पक्ष अपनी लय में आ गए। बाकी खिलाड़ी भी दर्शक मोड में आ गए, स्वाभाविक रूप से केवल अपनी टीम के दृष्टिकोण को ही देख पा रहे थे। वे केवल 8 खिलाड़ियों के दृष्टिकोणों के बीच ही स्विच कर सकते थे। उनके AK खिलाड़ियों ने पहले आतंकवादियों को चुना जो टी साइड हैं। चूंकि रोटेशन था, इसलिए उन्हें टी साइड पर ज्यादा अंक हासिल करने थे, वरना CT साइड पर बहुत मुश्किल होती। जब दोनों पक्षों के पाला बदलने का समय आया तो उन्होंने टी साइड पर 6 राउंड हासिल कर लिए थे, जबकि विरोधियों के पास केवल 3 राउंड थे। जब विक्की डिजाइन कर रहा था तो उसे लगा कि लगातार हिट लेने और पाला बदलने से त्रुटि सहनशीलता का केवल एक आखिरी दौर बचता है, इसलिए उसने इसे 1 राउंड आगे बढ़ा दिया। 11 राउंड के लिए 9 राउंड के बाद स्विच शुरू होगा। उनके AK खिलाड़ियों के पास 6 अंक थे, यानी अगर वे 5 और राउंड जीत जाते तो वे यह मैच जीत सकते थे। सौभाग्य से ये बिना किसी बड़ी घटना के समाप्त हो गया और स्कोर 11:7 पर आ गया। उन्होंने पहला मैच जीत लिया। जब आखिरी व्यक्ति को सिर पर गोली मारी गई तो चैनल में उनके सभी साथी सुंदर चिल्ला रहे थे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा मैच शुरू हुआ और इस बार मैप इन्फर्नो था। चूंकि पिछली बार उन्होंने पहला चुना था, इसलिए इस बार विरोधियों ने पहला चुना और उन्होंने टी साइड चुना। शायद पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में उनके खिलाड़ी पहले मैच के खिलाड़ियों से ज्यादा मजबूत थे। जब उन्होंने पक्ष बदला तो स्कोर 2:7 हो चुका था। वे लगभग पूरी तरह से हार गए थे और अंत में उन्हें बुरी तरह से हरा दिया गया। अंतिम स्कोर 3:11 रहा। ये पहले मैच से कहीं ज्यादा खराब था, जिससे लू शाओहुआ और बाकी खिलाड़ी थोड़े उदास लग रहे थे। हालांकि आखिरी मैच वे पहले खेल चुके 5 लोग झांग यूमिंग और टीम के 2 अन्य मजबूत सदस्य खेलेंगे। हालांकि गन किंग रैंकिंग में भी उनका सामना न्यूक से बहुत कम हुआ था। वे बस इतना कह सकते थे कि उन्होंने यह मैप खेला है, लेकिन ज्यादा नहीं। वे आमतौर पर इसे खेल सकते थे और वे फिर भी पहले नंबर पर चुनते। बिना किसी शक के वे निश्चित रूप से टी साइड ही चुनते। 8 लोगों के लिए उनका सेटअप 2 स्नाइपर और 6 असॉल्ट खिलाड़ी थे। चूंकि उनके नियमों में केवल मुफ्त बंदूकें ही इस्तेमाल करने की अनुमति थी, इसलिए बैरेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से नहीं किया जा सकता था।
हालांकि हल्के स्नाइपरों के साथ खेलने के आदी लोगों को बैरेट जैसे भारी स्नाइपरों के साथ खेलना थोड़ा अटपटा लगता था। उनकी टीम में झांग युमिंग AWP के साथ खेलते थे और दूसरे व्यक्ति को M200 के साथ खेलना पसंद था। दोनों स्नाइपरों के अपने अपने फायदे थे और किसे पसंद किया जाए ये पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता था। शुरुआत में विकी अभी भी M200 को रिलीज करने को लेकर झिझक रहा था। आखिरकार इस बंदूक का फैंटम संस्करण वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। फिर उसने सोचा, क्या फैंटम और M200 एक ही बंदूक हैं? कह सकते हैं कि वे दो अलग अलग बंदूकें थीं। फैंटम के सामने आम M200 कुछ भी नहीं थी। इसलिए उसने M200 भी जारी कर दी और प्रतिक्रिया देखने के बाद खिलाड़ियों में ज्यादा विवाद नहीं हुआ तो सब ठीक था। खैर, उसने फैंटम स्किन या कॉम्पिटिटिव ग्लोरी स्किन बनाने की योजना नहीं बनाई थी। इस समय वे तैयार थे और लू शाओहुआ ने गेम शुरू करें पर क्लिक किया और उन्होंने यह मैच शुरू कर दिया। लियू फैंग ने भी अपना सामान्य चंचल व्यवहार त्याग दिया और इस खेल को गंभीरता से खेला। सुन शुहाओ द्वारा 2 बार डांटे जाने के बाद वह हर बार घर लौटने पर शूटिंग का अभ्यास करता था और तब से उसके कौशल में काफी सुधार हुआ है। गन किंग स्तर पर खेलते हुए भी वह अपने साथियों के साथ बराबरी बनाए रख सकता था। लू शाओहुआ ने सांस छोड़ते हुए कहा, मेरी आज्ञा मानो झांग युमिंग, तुम बड़ा प्रवेश द्वार संभालो, हम सीधे बी की ओर दौड़ेंगे। कायम मत बनो, हत्यारे, तुम पीछे से पकड़ो और सहायक फायर में मदद करो। हत्यारा वह टीममेट था जो M200 के साथ खेलता था। उल्टी गिनती खत्म होते ही उन्होंने लू शाओहुआ के निर्देशों का पालन किया। झांग युमिंग, जो अभी भी दूसरे स्थान पर था, तुरंत बाहर भागा, मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ और अपनी स्नाइपर राइफल तान दी। तभी विरोधी स्नाइपर भी प्रकट हुआ। उसने उसे एक ही गोली से मार गिराया, फिर अपनी स्थिति बदली, बाहर निकला और दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। तभी विरोधी बी साइड की दिशा से एक फ्लैशबैंग आया। वह दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था और उसकी पीठ मुड़ी होने के कारण उसे बस हल्की सी फ्लैशबैंग लगी। वह तुरंत मुड़ा और एक को मार गिराया। फिर उसने अपनी स्थिति बनाए रखी। इस बीच दूसरी तरफ वे बी बम साइट के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। सामने वाले ने फ्लैशबैंग फेंके, पीछे वाले ने ग्रेनेड फेंके और वे सीधे हमला कर दिया। तीनों विरोधी अपनी स्थिति बनाए नहीं रख सके। बी बम साइट पर कब्जा करने के बाद असैसिनेशन ने निर्णायक रूप से घूमकर सिटी स्पॉन की ओर लाइन पकड़ ली। झांग युमिंग भी पीछे घूम गया और बी सुरंग की स्थिति पकड़ ली। हालांकि विरोधियों के पास केवल 3 लोग बचे थे और उन्होंने किसी को नहीं खोया था। उन्होंने ये राउंड आसानी से जीत लिया। दूसरे छोटे राउंड में उन्होंने बी पर हमला जारी रखा। 4 लोग भी बम स्थल की रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए विरोधी स्नाइपर ने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने भी द्वार को पकड़ने की भी हिम्मत नहीं की, अन्यथा ग्रेनेड की बौछार उनका स्वागत करती। तीसरे राउंड तक विरोधियों ने आश्चर्यजनक रूप से अनुमान लगाया कि वे मिड लेन पर हमला करेंगे, क्योंकि 5 लोग बम स्थल पर दोहरी पकड़ बनाए हुए थे। वे ये छोटा राउंड हार गए। अब यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। विरोधियों ने अनुमान लगाने की कोशिश की कि वे कहाँ हमला करेंगे और उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की कि विरोधी कहाँ बचाव कर रहे हैं। हालांकि कुछ छोटे राउंड के बाद लू शाओहुआ ने सीधे गति को नियंत्रित करने का फैसला किया। पहले बी की ओर दौड़कर उपयोगिताएं फेंकी, फिर तुरंत मिड लेन पर हमला करने के लिए मुड़ गए। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 और छोटे राउंड जीते। अब 7 राउंड खेले जा चुके थे। उन्होंने 5 राउंड जीते थे और विरोधियों ने 2 जीते थे। इसके बाद उन्होंने फिर से जीत हासिल की। लू शाओहुआ का निशाना भी बेहतर हुआ। हर गोलीबारी में, यहां तक कि विरोधी स्नाइपर के खिलाफ भी, उसने सिर पर गोली मारी। लियू फैंग का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, 5/6 स्कोर के साथ, जो काफी सामान्य है। जब उन्होंने पक्ष बदले तो उनका स्कोर 7:2 था। विरोधी टीम अचानक से चौंक गई, खासकर जब विरोधी टीम का कप्तान भी मौजूद था। उनकी नाराजगी उन टीमों से थी जिनके कप्तान मूल रूप से थे। इस समय स्कोर देखकर लू शाओहुआ ने भी राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे ये फाइनल मैच भी जीत सकते हैं। हालांकि उसने फिर भी अपने साथियों से लड़ते रहने और अपनी सतर्कता न छोड़ने का आग्रह किया। क्या होगा अगर विरोधियों के पास कोई चाल हो? समय से पहले जश्न मनाना अच्छी आदत नहीं थी। पाला बदलने के बाद झांग युमिंग ने तुरंत कहा कि वह बी की रक्षा करेगा और उसे निगरानी के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होगी। बी सुरंग के भूभाग को देखते हुए उसे सचमुच किसी के आने का डर नहीं था, जब तक कि विरोधियों की सभी उपयोगिताएं उसे टक्कर न मार दें। अप्रत्याशित रूप से विरोधियों ने बी को धक्का नहीं दिया। एक व्यक्ति ने मुख्य द्वार पर कब्जा कर लिया, जिससे सीधा धक्का नहीं लग सकता था। बाकी लोग पहले ही ऑब्जर्वेशन के नीचे वाले क्षेत्र में पहुंच गए थे। चूंकि ऑब्जर्वेशन के नीचे का क्षेत्र शॉट कॉर्नर के शीर्ष से टकरा सकता था और वे सभी यह जानते थे, शॉट का बचाव करने वाले आमतौर पर शॉट प्रवेश द्वार पर ही रहते थे। वे भी लापरवाह थे, ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई नहीं था। परिणामस्वरूप विरोधी मिड लेन और ऑब्जर्वेशन से तेजी से आगे बढ़े, जिससे वे अचंभित रह गए।
पाला बदलने के बाद वे पहले ही राउंड में हार गए। लू शाओहुआ ने तुरंत मिड लेन की ओर सीधे दौड़ने की घोषणा कर दी। संयोग से विरोधी भी बी को धक्का देना चाहते थे। 10 सेकंड से भी कम समय में राउंड समाप्त हो गया। एक और राउंड जीतने के बाद वे मैच पॉइंट पर पहुंच गए थे। इस राउंड को जीतने का मतलब था कि वे मैच जीत जाएंगे। लियू फैंग को शॉट की रक्षा के लिए भेजा गया था क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि विरोधी कहां हमला करेंगे। लू शाओहुआ ने अनुमान लगाया कि विरोधी शायद बी पर हमला कर रहे होंगे, इसलिए उनमें से 5 वहां गए और 3 ए पर रह गए। एक ऑब्जर्वेशन पर नजर रख रहा था और 2 बी साइड पर एक दूसरे को पकड़े हुए। लियू फैंग ने अपना बैकपैक बदला और अपनी M1216 निकाली। उसे हमेशा से इस बंदूक का इस्तेमाल करना पसंद था, खासकर नज़दीकी रेंज में जहां एक गोली एक मार और शॉट का बचाव करना इस हथियार के लिए एकदम सही था। उसने शॉट के प्रवेश द्वार पर बचाव नहीं किया बल्कि सर्पिल सीढ़ियों पर चला गया। 10 सेकंड इंतजार करने के बाद कोई नहीं दिखा तो उसने बाहर जाकर देखने के बारे में सोचा। इसके अलावा उसके हेडसेट में उसके साथियों ने बताया कि विरोधी बी पर हथियार फेंक रहे थे। अगर वे शॉट पर हमला भी कर रहे थे तो आमतौर पर कोई स्नाइपर उसकी जगह पर नहीं होता, इसलिए वह सीधे बाहर चला गया। हालांकि उसने अपना अनुशासन बनाए रखा और यूं ही बाहर नहीं निकल गया। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला उसने देखा कि 3 लोग चुपचाप रेंग रहे हैं। हे भगवान, ये देखकर वह डर गया। क्या वे बी को धक्का नहीं देने वाले थे? 3 लोग यहाँ कैसे निकल आए? तभी चौथा व्यक्ति भी आ गया। इस मुकाबले में दोनों पक्षों ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट न पहनने पर सहमति जताई थी। अब लियू फैंग और विरोधी लगभग आमने सामने थे। शायद विरोधी भी चौंक गए थे और उन्होंने तुरंत गोली नहीं चलाई। जब तक वे गोली चलाने वाले थे लियू फैंग ने बाएं माउस बटन दबा दिया था। उनकी बंदूक से लगातार 2 गोलियां सीधे 3 लोगों को मार गिराती थीं और आखिरी गोली भी उनकी बंदूक ने मार गिराए। अब उसे एहसास हुआ कि विरोधी ये शॉट को धकेल रहे थे और इन चारों के पीछे और भी लोग थे। निस्संदेह वे अब ऑब्जर्वेशन में होंगे और लोगों ने वहां भी धक्का दिया होगा। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक विरोधी चुपचाप ऑब्जर्वेशन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत अपनी बंदूक से गोली चला दी और उसे 2 गोलियों से मार गिराया। इस समय तक उसने 5 किल स्ट्रीक हासिल कर ली थी। स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में 5 किल स्ट्रीक दिखाई देने पर लू शाओहुआ थोड़ा हैरान हुआ। लियू फैंग ने सचमुच 5 किल स्ट्रीक हासिल कर ली। विरोधी इस शॉट को धकेलना चाहते होंगे लेकिन वे बंदूक लेकर लियू फैंग से टकरा गए। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इस मामूली राउंड के लिए बंदूक निकाली थी। विरोधी सचमुच बदकिस्मत थे। चूंकि लियू फैंग पहले ही 5 को मार चुका था, बाकी 3 भी टनल में होंगे। फिर उसने निर्णायक रूप से आदेश दिया और आगे बढ़ा। 3 लोग अपने 5 लोगों से कैसे लड़ सकते थे? इसके अलावा हत्यारा पहले से ही मुख्य द्वार पर कब्जा जमाए हुए था। अगर वे पीछे हटने की हिम्मत करते तो वह उन्हें मार गिराता। उन्होंने उनकी रणनीति की नकल करने की कोशिश की और अब वे गड़बड़ कर बैठे हैं, है ना? अगर नकल करनी ही है तो कम से कम पूरी तरह से तो करो। हमला करने की सारी जगहों में से ए शॉट ही क्यों? इतनी संकरी जगह, एक ग्रेनेड फेंका और सबकी सेहत आधी रह जाएगी। 3 ग्रेनेड शायद उन्हें सीधे ही खत्म कर सकते थे। जैसे ही उनके एके ने सुनहरा हेडशॉट लगाया, खेल खत्म हो गया। विरोधी हार गए थे। नियमों के मुताबिक हारने पर उन्हें अपनी गलती माननी पड़ती थी। दोनों पक्ष सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। अब वे पूरी तरह से हार चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स में बुरा होना ही असली पाप है। हारे तो हारे, इसे न मानने का मतलब है अपनी इज्जत गंवाना। दूसरे पक्ष ने अपनी गलती आसानी से मान ली और दोनों पक्षों ने कहा कि उनकी पिछली शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। अगर वे भविष्य में फिर मिले तो निष्क्रिय आक्रामकता या टीम के साथियों को दुखी करने वाली कोई बात नहीं होगी। लियू फैंग ने अपना हेडसेट उतारा और अपनी कलाई हिलाई। अभी तो मुकाबला वाकई कांटे का था और इसने उसे चौंका दिया था। आखिरी राउंड अभी भी उस पर निर्भर था। अंत में उसके आंकड़े भी सकारात्मक रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अब से सिर्फ शॉटगन से खेलूंगा। के साथ शॉट स्पाइरल पकड़ना वाकई कमाल का है। ओह प्लीज, ऐसा इसलिए क्योंकि विरोधी शॉट को चुपके से पकड़ना चाहते थे, इसलिए वे सब चुपचाप चल रहे थे। आमतौर पर कोई न कोई ग्रेनेड फेंकता। अगर आप वहां खड़े होते तो 2 ग्रेनेड आपको उड़ा देते, सुन शुहाव ने शांति से कहा। लेकिन आपका आखिरी दांव बहुत अच्छा था। कंपनी द्वारा घोषित अपडेट के बाद इंटरनेट पर ज्यादा हलचल नहीं मची। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल गर्मा रहा था। TGA पुरस्कारों का चयन शुरू होने वाला था और विकी को तुरंत इसकी जानकारी मिल गई। उद्योग जगत के लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। TGA में कई पुरस्कार होते हैं जिनमें आमतौर पर कई खेल शामिल होते हैं और ऐसा कम ही होता है कि एक ही खेल आधी श्रेणियों में छा जाए। TGA का चयन शुरू हो गया है। विकी ने खबर पढ़ी।
अपने पिछले जीवन में उसे उम्मीद थी कि कोई घरेलू खेल गेम ऑफ द ईयर बन सकता है, लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि अब जब वह यहाँ था तो उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी खेल को गेम ऑफ द ईयर का खिताब दिला सकता है। इसके अलावा यह अनगिनत घरेलू खिलाड़ियों की लंबे समय से चाहत थी, लेकिन घरेलू खेल निर्माताओं की हरकतों ने खिलाड़ियों को असहाय महसूस कराया था, ये साबित करते हुए कि वे पूरी तरह से बेकार हैं। उनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वे सिर्फ खिलाड़ियों से पैसा ऐंठने पर ध्यान केंद्रित करते थे। खासकर गूज फैक्ट्री जैसी बड़ी कंपनियों में उस दूरदर्शिता का बिल्कुल अभाव था। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि नए हिट गेम्स की नकल कैसे की जाए या अपने प्रतिस्पर्धियों को कैसे मात दी जाए। उन्होंने कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर नहीं डाली, बल्कि घरेलू बाजार में ही रहना पसंद किया। टीजीए की शुरुआत से ही घरेलू गेम्स को जीतना तो दूर, नामांकन के भी बहुत कम अवसर मिले हैं। इससे खिलाड़ी बहुत निराश हुए। वार्षिक टीजीए चयन के दौरान घरेलू खिलाड़ी केवल ऑनलाइन ही देख पाते थे और खुद को पूरी तरह से बेपरवाह महसूस करते थे। कभी कभी विदेशी खिलाड़ी उनका मजाक भी उड़ाते थे, जो बेहद अप्रिय था। हालांकि आकाश कंपनी की स्थापना के बाद से घरेलू खिलाड़ियों को आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, खासकर जब से उन्होंने पिछले साल लीजेंड लॉन्च किया, जिसे घरेलू स्तर पर शानदार समीक्षाएं मिलीं। अब क्रॉसफायर देश भर में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था और विदेशी गेम निर्माता वितरण अधिकार हासिल करने के लिए दौड़ पड़े। इसके अलावा चूंकि यह गेम साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, इसलिए एक साल से भी कम समय में इसके ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई थी, और वह भी सिर्फ घरेलू स्तर पर। जब अन्य देश अपने सर्वर खोलेंगे तो यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। चूंकि टीजीए चयन अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए अंतिम शॉर्टलिस्ट की घोषणा होने में अभी कुछ समय था। भले ही यह गेम ऑफ द ईयर का खिताब न जीत पाए, लेकिन कुछ अन्य पुरस्कार जरूर जीतेगा। इस समय ऑनलाइन गेमिंग समुदाय में खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी, विशेष रूप से प्रमुख स्ट्रीमर्स और गेमिंग प्रभावित जो इस विषय पर चर्चा भी कर रहे थे। इसके अलावा एक अन्य प्रभावशाली वी ने क्रॉसफायर का पुरजोर समर्थन करते हुए एक लेख पोस्ट किया। क्रॉसफायर पुरस्कार जीतने वाला पहला घरेलू गेम हो सकता है। तारांकन शीर्षक बेहद आकर्षक था, यहाँ तक कि गैर खिलाड़ी भी अधिक पढ़ने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास 3 बिंदु हैं जो साबित करते हैं कि क्रॉसफायर एक पुरस्कार जीत सकता है। 1. क्रॉसफायर ने शूटर गेम्स में आम पारंपरिक बड़े पैमाने पर युद्ध के मैदान मॉडल को बदलकर नवाचार किया। इस नए बदलाव ने क्रॉसफायर को अत्यधिक दोबारा खेलने योग्य बना दिया है, विशेष रूप से लोकप्रिय चैलेंज मोड और ज़ोंबी मोड, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। 2. क्रॉसफायर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आधे साल से भी कम समय में समवर्ती खिलाड़ियों की संख्या 100 मिलियन से अधिक हो गई है, और यह विदेशी खिलाड़ियों के साथ अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया है। हमारे घरेलू खेलों ने पहले ही ऐसी उपलब्धि कब हासिल की है, ये कहना सही होगा कि न सिर्फ हमें बल्कि विदेशी खिलाड़ियों को भी यह गेम पसंद है, यानी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। 3. क्रॉसफायर मुफ्त है। उन्होंने मुफ्त गेम बनाकर पहली बार हमारी पारंपरिक समझ को तोड़ा। अगर खिलाड़ियों को खुशी देने वाला खेल न हो तो खेल क्या है? जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें इसे खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी ने इस तरह से काम नहीं किया। उन्होंने लगातार 2 मुफ्त गेम जारी किए हैं, चाहे कंपनी मुनाफे में हो या न हो। सिर्फ मुफ्त होने के कारण ही हर कोई क्रॉसफायर खेल सकता है। जहां तक इन गेम आइटम्स की बात है, कंपनी ने खिलाड़ियों पर पैसे खर्च करने का दबाव नहीं डाला है। बिना पैसे खर्च किए भी आप पूरी तरह से खेल सकते हैं और किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा कंपनी लगातार गेम में मुफ्त रिवॉर्ड देती रहती है। हर अपडेट के साथ लूट बॉक्स खोलने की चाबियां उपहार में दी जाती हैं। ये लीजेंड के लिए सच था और क्रॉसफायर के लिए भी सच है। इस मुफ्त मॉडल ने पूरे गेमिंग बाजार को बदल दिया है, यही कंपनी की असली महत्वाकांक्षा है। अंत में मेरा मानना है कि क्रॉसफायर के पास निश्चित रूप से एक मौका है। इस पोस्ट के नीचे अनगिनत खिलाड़ी टिप्पणियां कर रहे थे। हमने 3 साल इंतजार किया, फिर 3 और साल, और घरेलू गेम्स को एक भी नामांकन नहीं मिला। इस बार आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई। मैं सहमत हूँ, क्रॉसफायर वाकई बेहतरीन है। मैंने पहली बार इतना मज़ेदार गेम खेला है। मुझे लगता है कि अगर यह गेम ऑफ द ईयर नहीं भी जीतता तो भी यह बेस्ट शूटर गेम ज़रूर जीत सकता है। रुको, तुम सिर्फ क्रॉसफायर की ही बात क्यों कर रहे हो? मेरे लीजेंड का क्या? जब समूह चर्चा कर रहा था तो हमेशा कुछ असंगत आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर भी क्रॉसफायर सर्वश्रेष्ठ शूटर गेम का पुरस्कार नहीं जीतेगा। विदेशी गेम्स इतने लंबे समय से चार्ट पर छाए हुए हैं, 1 साल से भी कम समय से स्थापित कंपनी उस दबदबे को कैसे तोड़ सकती है? बिल्कुल, मैं निराशावादी नहीं हूं, लेकिन अगर गूज फैक्ट्री भी ऐसा नहीं कर सकी तो सिर्फ 2 गेम्स वाली एक छोटी सी कंपनी कैसे सफल हो सकती है? इसके बाद इन विरोधियों को जमकर फटकार लगाई गई। भाड़ में जाओ।
अगर तुम उनका उत्साहवर्धन नहीं करोगे तो कंपनी की निंदा मत करो। तुम सड़े हुए कूड़े के ढेर। साले, अगर हिम्मत है तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और मैं तुम्हारे लिए एक विशेष डिलीवरी भेज दूंगा। विकी ने ऑनलाइन चर्चाओं पर सरसरी निगाह डाली और इस साल के टीजीए के लिए थोड़ी उत्सुकता महसूस की। हालांकि वे जीतेंगे या नहीं यह अभी भी बहस का विषय था, क्योंकि आमतौर पर सूची में शामिल होने वाले गेम्स की एक खासियत होती थी, वे सिंगल प्लेयर गेम्स होते थे। फिर भी क्रॉसफायर और लीजेंड दोनों ही बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम थे। उनके पिछले जीवन में ई स्पोर्ट्स के लिए एक पुरस्कार श्रेणी थी, लेकिन वह अभी तक यहाँ मौजूद नहीं थी। इसके अलावा उनका ई स्पोर्ट्स परिदृश्य पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। अगर वे अंतिम मूल्यांकन अवधि के दौरान क्रॉसफायर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी करते तो भी पर्याप्त समय नहीं होता और निर्णायक अपने मानदंड नहीं बदलते। ज्यादा से ज्यादा क्रॉसफायर को एक नामांकन मिल सकता था, या शायद कोई भी नामांकन नहीं। टीजीए में एक दिलचस्प पुरस्कार श्रेणी थी, सबसे प्रतीक्षित खेल। अगर वे अभी से घोषणाएं शुरू कर दें तो शायद वे उस श्रेणी को लक्ष्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उनका अगला गेम प्रोजेक्ट क्या होगा। दरअसल वे साल के मध्य में एक सिंगल प्लेयर या ट्रिपल ए गेम प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रहे थे। हालांकि ऐसे गेम मुफ्त नहीं हो सकते थे। इस प्रकार के खेलों में कोई भी पे टू विन तत्व या मुद्रीकरण आइटम शामिल नहीं हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथानक था, जिसकी खिलाड़ी आमतौर पर अपेक्षा करते थे। बेशक कुछ शैलियों के अपवाद भी थे, जैसे द किंग ऑफ फाइटर्स जैसे फाइटिंग गेम्स या कैडिलैक्स एंड डायनासोर्स जैसे बीट एम अप्स, लेकिन ये ट्रिपल ए गेम्स नहीं थे। वह जिस गेम को सबसे ज्यादा बनाना चाहते थे वह था, जाहिर है, ब्लैक मंकी। उनके पिछले जीवन में ये गेम, जिसका घरेलू खिलाड़ियों को लंबे समय से इंतजार था, रिलीज होने पर उन्हें निराश नहीं किया। खासकर वह वाक्यांश स्वर्ग का अधिदेशित। विक्की ने बेशक रिलीज के पहले दिन इसे खेला था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कौशल की कमी थी और उन्हें टाइगर वैंगार्ड से बार बार हार का सामना करना पड़ा। मूल रूप से उन्होंने 3 गेम तैयार करने की खबर जारी करने से पहले क्रॉसफायर के सही रास्ते पर आने और पहली विश्व चैंपियनशिप पूरी होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो शायद यह एक मौका होगा। फिर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की जांच की, जो ब्लैक मंकी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, और उन्होंने निर्णायक रूप से ब्लैक मंकी खरीद लिया। क्योंकि यह एक 3 गेम था, इसे बनाना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता और इसमें लंबा समय लगता। खिलाड़ियों की नज़र में एक अच्छा 3 गेम बनाने में कई साल लगेंगे। इसलिए उन्होंने इसे इस साल रिलीज करने की योजना नहीं बनाई थी। वे अभी खबर जारी कर सकते थे और फिर 1 साल बाद सीधे लॉन्च कर सकते थे, जिससे घरेलू खिलाड़ी हैरान रह जाते। वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या तब तक टाइगर वैंगार्ड में बहुत ज्यादा सामान भर जाएगा। उन्होंने तुरंत तियानफेंग स्टूडियो के वर्तमान प्रबंधक को बुलाया। चूंकि तियानफेंग स्टूडियो के पास अभी तक कोई गेम नहीं था, इसलिए प्रबंधक के रूप में उनका पद नामात्र का था। जो जुवान कर्मचारियों के पहले बैच में से एक थे, और चूंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया था, इसलिए जब आकाश कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग मॉडल बदला और 3 स्टूडियो में विभाजित हो गई, तो वे तियानफेंग स्टूडियो के प्रबंधक बन गए। हालांकि अब वे तियानफेंग स्टूडियो के प्रबंधक थे, उनके पास कोई गेम नहीं था, इसलिए वे लिनलैंग स्टूडियो के साथ जुड़े रहे। श्रीमान जू, आपने मुझे बुलाया था। जो जुवान अंदर आया। वह सिर्फ 30 साल का था, ज्यादा बूढ़ा नहीं, और यह पहली बार था जब वह किसी की इतनी प्रशंसा कर रहा था, और वह व्यक्ति विक्की था। एक व्यक्ति का 2 इतने बेहतरीन गेम बनाना वाकई काबिले तारीफ था। शुरुआती कर्मचारियों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्रॉसफायर का मूल विक्की द्वारा विकसित किया गया था, उन्होंने बस उसे परिष्कृत किया था। जो जुबान कंपनी एक और गेम, एक 3 टाइटल विकसित करने की योजना बना रही है। जब विभागों का बंटवारा हुआ था तो आपका तियानफेंग स्टूडियो विशेष रूप से इस मॉड्यूल के लिए जिम्मेदार था। विक्की की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जो जुबान की आंखें चमक उठीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर जू इतनी जल्दी अगला गेम, और वह भी एक 3 गेम, डिजाइन करने की तैयारी में लग जाएंगे। हालांकि फिर उसने सोचा कि क्या ये काम करेगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे बड़े पैमाने के ऑनलाइन गेम बनाने में सबसे कुशल थे। 3 गेम की बात तो दूर, घरेलू स्तर पर भी कोई अच्छी तरह से स्वीकार किया जाने वाला 3 गेम नहीं था। उनके पास एक भी सच्चा 3 गेम नहीं था। क्या वे पहले वाला बनाकर शुरुआत करने वाले थे? क्या दबाव थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? दरअसल कंपनी के और विकसित होने तक थोड़ा इंतजार किया जा सकता था, कोई जल्दी नहीं थी। खासकर जब क्रॉसफायर अभी भी एक नाजुक मोड़ पर था। अगर वे अच्छा नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता और दूसरे निर्माता जरूर ठंडी निगाहों से देखते। इस समय उसने सोचा, क्या मिस्टर जू टीजीए के लिए ऐसा कर रहे होंगे? अगर ऐसा है तो यह संभव था, लेकिन खुद को तुरंत नरक स्तर की मुश्किल में डालना, क्या ये ज्यादा नहीं था? हालांकि चूंकि नेता पहले ही ऐसा कह चुके थे, वह उन्हें मना नहीं कर सका।
और उसे थोड़ी उम्मीद भी थी, उम्मीद थी कि मिस्टर जू के पास कुछ अच्छे विचार होंगे। फिर उसने पूछा, मिस्टर जू, आपके क्या विचार हैं? आप किस शैली या विषय पर विचार कर रहे हैं? विक्की मंद मंद मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है घरेलू खिलाड़ी किस थीम का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं? जरूर, वो घरेलू तत्वों वाले गेम होंगे, जो जुबान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बिल्कुल, हमारे सबसे ज्यादा प्रतिनिधि तत्व कौन से हैं? साधना, पौराणिक कथाएं। उसने एक पल सोचा, और ऐसे कई थे। फिर उसने फिर पूछा, तो मिस्टर जू, आप क्या सोच रहे हैं? बंदर, विक्की ने दो शब्द बोले। बंदर। जो जुबान भी हैरान था। एक बंदर उनके ड्रैगन किंगडम का तत्व कैसे हो सकता है? पांडा तो थे, है ना? फिर उसे अचानक एहसास हुआ, मिस्टर जू ड्रैगन किंगडम के एक जाने माने नाम मंकी किंग का जिक्र कर रहे थे। ये वाकई उनके तत्वों के अनुकूल था। जर्नी टू द वेस्ट किसने नहीं देखी है? खासकर मंकी किंग, वह एक प्रतीक है। बचपन में कौन मंकी किंग जैसी क्षमताएं पाने की कल्पना नहीं करता था? यह एक बहुत ही सही चुनाव था। जर्नी टू द वेस्ट, जो जुबान ने पूछा। ये सही है, सच कहूं तो यह मंकी किंग है। हालांकि जर्नी टू द वेस्ट के लिए हमें इसकी रिपोर्ट करनी होगी। हम 4 महान शास्त्रीय उपन्यासों पर आधारित गेम यूं ही जारी नहीं कर सकते, जो जुबान ने कहा। विक्की यह भी जानता था कि ऐसी किताबों के व्युत्पन्नों के लिए कॉपीराइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनका यूं ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर वे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित विभागों को रिपोर्ट करना होगा। अगर वे इसकी अनुमति देते हैं तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। फिर विक्की ने कंप्यूटर स्क्रीन खोली। उस पर एक प्रचार चित्र था और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह मंकी किंग है। इस चित्र को देखकर जो जुबान की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जू अकेले ही उत्पादन शुरू कर देंगे, वह अभी भी पीछे थे। ये चित्र वाकई अच्छा था, ये निश्चित रूप से खिलाड़ियों को आकर्षित करेगा। ठीक है, अब आपको संबंधित विभागों को जाकर रिपोर्ट करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा। उनकी आकाश कंपनी का आकार पहले से ही काफ़ी बड़ा था और उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। पिछले 2 खेलों के साथ एप्लीकेशन की कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी जाऊंगा और जल्द से जल्द अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, जो जुबान ने उत्साह से कहा। अब वह तियानफेंग स्टूडियो का प्रबंधक था, नामात्र रूप से इस स्टूडियो का प्रभारी। उसके पास कोई खेल नहीं हो सकता था। अब जब श्री जू ने उन्हें यह अवसर दिया था, उनके स्टूडियो को तीसरा खेल देकर उनका उत्साह असाधारण रूप से ऊंचा था। समय तेजी से बीत गया, स्वीकृति मिलने में केवल 1 सप्ताह लगा। उन्हें जर्नी टू वेस्ट का उपयोग करने की अनुमति मिल गई और उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। यदि यह सफल रहा तो ये सांस्कृतिक उत्पादन की एक लहर होगी, जिसे देखकर उच्च अधिकारी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आकाश कंपनी के दोनों गेम्स की गुणवत्ता के साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर आकाश कंपनी का अंतिम उत्पाद कुछ कमजोर भी रहा तो भी वह बहुत बुरा नहीं होगा। जो जुबान के लौटने के बाद वह तुरंत विक्की के पास गया और उसे परिणाम बताया। विक्की ने बिना समय गंवाए काम का एक हिस्सा उन्हें सौंप दिया। इस बीच उसने आकाश कंपनी के आधिकारिक वीबो पर एक संदेश पोस्ट किया। उसने उस दिन जो जुबान को दिखाई गई तस्वीर अपलोड की, जिसके साथ लिखा था, स्वर्ग के आदेश का सामना करो। सोच समझकर आकाश कंपनी ने फैसला किया कि उसका अगला गेम एक 3A गेम होगा। बस कुछ सरल शब्दों और एक तस्वीर ने नेटिजन्स के बीच हलचल मचा दी। खासकर उस तस्वीर के साथ खिलाड़ियों को तुरंत पता चल गया कि वे कौन सा गेम बनाने जा रहे हैं। एक 3A गेम, और यह जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित था। ये खबर सुबह 10 बजे पोस्ट की गई थी और दोपहर 12 बजे तक ये ऑनलाइन वायरल हो चुकी थी। आकाश कंपनी के नए गेम पर चर्चा करने वाले पोस्ट हर जगह थे। कई प्रभावशाली हस्तियां भी इस चर्चा में शामिल हुईं। अगले दिन विक्की ने सीधे नाम जारी कर दिया, ब्लैक मिथ, मंकी किंग। कंपनी फ्लाईयान के आधिकारिक चैनलों द्वारा जारी एक तस्वीर ने कई खिलाड़ियों को उत्साहित कर दिया। चीन में मंकी किंग नाम लोगों के लिए जाना पहचाना नाम है। अब जब कंपनी फ्लाईयांग उनके साथ एक गेम बना रही है तो खिलाड़ी निश्चित रूप से ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह किस तरह का गेम होगा। हालांकि आधिकारिक रिलीज सिर्फ एक तस्वीर थी और लगभग कोई अन्य जानकारी नहीं थी, जिससे खिलाड़ी असमंजस में पड़ गए और सोच में पड़ गए, आगे क्या होगा। सभी ने कंपनी फ्लाईयांग को टैग किया, उम्मीद करते हुए कि विक्की आकर उन्हें कुछ जवाब देंगे। कुछ दिनों बाद, जब खिलाड़ी अभी भी चर्चा में व्यस्त थे, कंपनी फ्लाईयांग ने एक और तस्वीर जारी की। मंकी किंग एक चट्टान पर खड़ा था और 4 दैत्य, जो मानो 4 स्वर्गीय राजा थे, कुछ ही दूरी पर खड़े थे। कंपनी फ्लाईयांग ने आधिकारिक तौर पर एक घोषणा भी जारी की, जिसमें सब कुछ विस्तार से बताया गया था। उन्होंने ये भी गारंटी दी कि उन्हें केवल 15 महीने लगेंगे। 15 महीनों के बाद गेम आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा और इस बीच कुछ CG या चित्र जारी किए जाएंगे। ये समय सीमा पहले से ही बहुत तेज थी। ज्यादातर विदेशी AA गेम्स को विकसित होने में आमतौर पर 2 साल या उससे ज्यादा समय लगता है।
चूंकि उनके पास 1.5 साल भी नहीं था, कुछ खिलाड़ी चिंता से बच नहीं पाए। ये बहुत कम समय है ना? मुझे लगता है कि यह कम से कम 2 साल होना चाहिए, या 3 साल भी ज़्यादा उचित होंगे। बिल्कुल, अगर उन्हें एक अच्छा AAA गेम बनाना है तो उन्हें निश्चित रूप से इसे ध्यान से निखारना होगा। ये समय सीमा बहुत जल्दबाजी लगती है। विकी के लिए खिलाड़ियों की चिंताएं बिल्कुल बेवजह थीं। अगर वह चाहता तो इसे 3 महीने में भी पूरा कर सकता था, लेकिन इसकी व्याख्या करना असंभव होता। वे अपने पहले गेम के बाद से 1 साल भी काम नहीं कर रहे थे, और अगर वह 3 महीने में एक गेम रिलीज करता तो सभी उसे नकली समझते। खैर, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था और अब वह दूसरे गेम पर काम शुरू कर रहा था। तीनों स्टूडियो में से स्टूडियो तियानफैन को पहले ही उनका गेम सौंप दिया गया था और वे उस पर अपना समय लगा सकते थे, लेकिन स्टूडियो चाओयांग अभी भी खाली था। उन्हें वहां भी एक गेम की ज़रूरत थी, और चूंकि स्टूडियो चाओयांग को शुरू में मोबाइल गेम डेवलपमेंट के लिए नियुक्त किया गया था, इतने बड़े बाजार को देखते हुए और चूंकि कोई भी नहीं देख रहा था, वह इसमें सबसे पहले शामिल होगा। पहले वाले के लिए किस तरह का मोबाइल गेम सबसे अच्छा रहेगा? इससे विक्की थोड़ा हिचकिचाया। वहाँ बहुत सारे मज़ेदार गेम थे और अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ वह आसानी से कोई भी मोबाइल गेम खरीद सकता था। उसे ये भी सोचना था कि पहला वाला सिंगल प्लेयर बाय टू प्ले गेम होना चाहिए या कोई बड़े पैमाने का ऑनलाइन गेम। अगर वह बाजार का विस्तार करना चाहता था तो सबसे अच्छा विकल्प निश्चित रूप से एक मुफ्त टू प्ले गेम होगा, जिससे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेम सबसे अच्छा विकल्प बन जाएगा। हालांकि ये कुछ हद तक पीसी गेम्स के साथ ओवरलैप होगा और अनिवार्य रूप से पीसी गेम खेलने वालों के एक हिस्से को आकर्षित करेगा। फिर जब दूसरे गेम लॉन्च होंगे तो शायद उन्हें उतनी सफलता न मिले। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक सिंगल प्लेयर गेम बनाने का फैसला किया, लेकिन निश्चित रूप से कोई पजल गेम या युवा खिलाड़ियों के लिए नहीं। आखिरकार विक्की ने एक गेम चुना, सबवे सर्फर्स। साथ ही वह एक पीसी गेम भी लॉन्च करेगा जिसका नाम था प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़, क्योंकि उसे पता चला कि प्रेस्टीज स्टोर में प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ सिर्फ मूल संस्करण ही नहीं था, बल्कि उसके और भी संस्करण थे। उदाहरण के लिए अल्फा संस्करण, बीटा संस्करण और 95 संस्करण भी थे, जो पहले के संस्करण थे। बेशक खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए सबसे नए संस्करण भी थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हाइब्रिड और फ्यूजन संस्करण थे। ये सभी बेहतरीन संस्करण थे और उसने इन्हें पहले भी खेला था। ऐसे सिंगल प्लेयर गेम अब रिलीज किए जा सकते थे। उन्होंने गेम की कीमत भी कम रखी, बस कुछ युआन, जिसे खिलाड़ी आसानी से वहन कर सकें। ये दूसरे पेड गेम्स के 1 या 2 दिन के खर्च के बराबर था। उनके लिए ये कीमत लगभग मुफ्त गेम्स जितनी ही थी। इन बातों पर विचार करने के बाद विक्की के मन में एक विचार आया, क्यों न वे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं। वी गेम जैसा कुछ, जहां उनके सभी गेम्स एक साथ इकट्ठा किए जा सकें। वह बाद में कई गेम रिलीज करेंगे और उन्होंने 4399 से ज़्यादा गेम लाने के बारे में भी सोचा। वहाँ इतने सारे गेम थे, अगर वह ढेर सारे गेम बनाकर उन्हें अलग अलग बेचते तो बहुत परेशानी होती। इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाना एक बेहतरीन विकल्प होगा। ये सब सोचकर विक्की ने स्टूडियो चाओयांग के प्रमुख को बुलाया और उन्हें सबवे सर्फर्स पर काम करने का निर्देश दिया। चूंकि यह एक मोबाइल गेम था, इसलिए इसे विकसित करना आसान था, खासकर सबवे सर्फर्स जैसा कुछ जो और भी आसान था। मौजूदा संसाधनों के साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि इसे लॉन्च के लिए तैयार होने में लगभग आधा महीना लगेगा। विक्की का संदेश पाकर झाओ वेन भी खुशी से झूमते हुए वहां पहुंचे। स्टूडियो मॉडल लागू होने के बाद से उनकी पूरी प्रोजेक्ट टीम में हर कोई काफ़ी आलसी था, यहाँ तक कि कुछ लोग ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज में मदद करने भी जाते थे। अब जब सीईओ जू ने उन्हें बुलाया है तो इसका मतलब ज़रूर होगा कि उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है। वह सोच रहे थे कि इस बार कैसा गेम होगा। कुछ दिन पहले जब उन्हें पता चला कि स्टूडियो तियानफैन के पास 2 गेम हैं, तो वह पिछले कुछ दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह ऐसे ही नहीं चल सकता था। क्या हो अगर सीईओ जू ने एक दिन फैसला किया कि उनका स्टूडियो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और उसे बंद कर दिया। इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद वह भी एक अच्छा गेम डिज़ाइन करना चाहते थे। सीईओ जू, झाओ वेन ने अंदर आते हुए कहा। आधे घंटे बाद झाओ वेन ने सिर हिलाया और विक्की के ऑफिस से बाहर चले गए। हालांकि वह ज़्यादा खुश नहीं थे, उन्हें लगा कि गेम बस औसत दर्जे का है, बिना किसी खास फीचर के। अगर इसे बिना इसके मूल के बारे में बताए रिलीज़ किया जाता तो खिलाड़ी निश्चित रूप से यह नहीं सोचते कि यह कंपनी फ्लायांग का गेम है। लेकिन अब जब उनके पास एक गेम था तो सीईओ जू ने बार बार इस बात पर जोर दिया था। वह सीईओ जू को निराश नहीं करेंगे और इस गेम के साथ ज़रूर अच्छा काम करेंगे। अगले दिन विक्की ने उन्हें फिर से बुलाया, झाओ वेन, जो जुवान और रामू। विक्की ने अपना विचार बताया और उनकी राय जानना चाहा। रामू ने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं है। आप लोग गेम्स में अच्छे हैं, मैं अभी आपके लिए लॉजिस्टिक्स का बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
जो जुवान ने एक पल सोचा और फिर कहा, सीईओ जू, अगर ऐसा है तो क्या हम खुद को मौजूदा गेम प्लेटफॉर्म से अलग नहीं कर रहे होंगे? चीन में 90% गेम प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं और खिलाड़ी पहले से ही उनका उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। लेकिन अब अगर वे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो खिलाड़ियों को अपने गेम खेलने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना होगा। क्या इससे खिलाड़ियों को ये बोझिल नहीं लगेगा? बिल्कुल सही, हमारा प्लेटफॉर्म हमारी आधिकारिक वेबसाइट में एकीकृत होगा। जाहिर है हमारे गेम मौजूदा गेम प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च होंगे, लेकिन आगे चलकर जब हम नए गेम रिलीज करेंगे तो मैं उन्हें एक ही बॉक्स में एकीकृत करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर उन्हें लगा कि यह एक अच्छा विचार है। इस तरह अगर खिलाड़ी कंपनी फ्लाईऑन के गेम खेलना चाहते हैं तो वे बस बॉक्स में जाकर खेल सकते हैं। हर गेम कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर गेम तो होते थे, लेकिन वे थोड़े बिखरे हुए होते थे। लेकिन सीईओ जू का विचार इन गेम्स को एक साथ जोड़ने का था। ये वाकई एक अच्छा विचार था। उनसे चर्चा के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर फैसला किया गया। बैठक के बाद झाओ वेन और जो जुवान चले गए। उनके पास अभी भी कुछ गेम थे, खासकर झाओ वेन, क्योंकि विक्की ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था। उन्हें 1 महीने में गेम लॉन्च होते देखना था, इसलिए समय थोड़ा कम था। चूंकि वह पहली बार किसी मोबाइल गेम पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है और वे बस अपने तरीके से आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन शुक्र है कि सीईओ जू ने सबसे मुश्किल हिस्सों को संभाल लिया था। जो जुवान के लिए, चूंकि उन्हें भी प्लांट्स बनाम ज़ॉम्बीज दिया गया था, इसलिए उन्हें इसे तैयार करना था। समय सीमा झाओ वेन जैसी ही थी, 1 महीना, और कंपनी का प्लेटफॉर्म भी 1 महीने में लॉन्च होने वाला था। विक्की के दिमाग में एक बड़ा विचार था जो 1 महीने में सामने आने वाला था। उनके जाने के बाद रामू ने कहा, ओह, वैसे चिबा ने मुझे एक संदेश भेजा है। पोकेमोन का उत्पादन अपने अंतिम चरण में है और लगभग 2 महीनों में पूरा हो जाना चाहिए। विक्की पूछने ही वाला था, लेकिन रामू पहले ही बोल चुका था, इसलिए आगे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे, वैसे क्या हम इसे जल्दी लॉन्च कर सकते हैं? विक्की ने पूछा। जल्दी लॉन्च? रामू ने भौहें चढ़ाईं। ये नामुमकिन सा लग रहा था। आमतौर पर गेम पूरे होने के बाद ही स्वीकृति के लिए जमा किए जाते हैं। आधा अधूरा गेम कौन जमा करेगा? तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? रामू ने पूछा। विक्की बस मुस्कुराया, मेरे पास एक योजना है। फिर रामू बैठ गया और विक्की की योजना सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने प्रतिक्रिया दी और अंगूठा दिखाया। तुम कमाल हो, मुझे लगता है कि यह तरीका बेहतरीन है। मैं तुरंत चिबा से संपर्क करूंगा और देखूंगा कि यह समीक्षा में पास हो पाता है या नहीं। आखिरकार समय बहुत कम था, उसके पास सिर्फ 1 महीना था। हालांकि वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी था कि कहीं ऐसा करने का जोखिम बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर यह असफल रहा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन चूंकि विक्की ने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। खैर, उनके मौजूदा पैमाने को देखते हुए ये पहले से ही काफ़ी था। विक्की ने सिर हिलाकर उसे संपर्क करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद रामू वापस आया। बूढ़े जू, अच्छी खबर, उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है और हम 1 महीने में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। उसने खुशी से कहा। यह बहुत अच्छा था कि वे लॉन्च कर पाए। इस तरह एनीमे वाला पहलू तो पूरा हो गया और अब बाकी गेम्स की बारी थी। ये सब हो जाने के बाद अब ध्यान क्रॉसफायर पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अगला अपडेट एक बड़ा वर्जन होगा। इसका कोई और कारण नहीं बल्कि यह था कि उनकी पहली सालगिरह नज़दीक आ रही थी। इस संस्करण में एक नया मोड, टर्मिनेटर मोड, पेश किया जाएगा, जो ज़ॉम्बी मोड की स्थायी लोकप्रियता का स्रोत था। कैलेंडर पर गौर करें तो आज ठीक 31 तारीख थी और ईशान पक्ष भी आधी रात को अपना ओपन बीटा शुरू करने की तैयारी कर रहा था। 1 हफ्ते बाद हंस कंट्री भी एक ओपन बीटा आयोजित करेगी। खैर, इस महीने के भीतर वितरक क्रमिक रूप से अपने ओपन बीटा लॉन्च करेंगे। ये समयरेखा विक्की द्वारा निर्धारित की गई थी, अन्यथा वे एजेंसी अधिकार प्राप्त करने के तुरंत बाद ओपन बीटा लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन इस समय ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि क्रॉसफायर का घरेलू बाजार में एक अग्रणी संस्करण हो, ताकि अन्य देशों के लोग बाद में ही खेल सकें। तीसरे दिन सहायक ने विक्की को ईशान पक्ष से डेटा दिया। पहले दिन का डेटा, क्योंकि उन्हें एजेंसी सबसे पहले मिली थी, खिलाड़ी बहुत उत्साहित थे, साथ ही उन्होंने कुछ समय तक इंतजार भी किया था। पैसा कमाने के लिए नेटी पक्ष ने भी इसके प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। 24 घंटों के भीतर उनके पंजीकरण की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई। पहले दिन 1 घंटे तक ऑनलाइन रहने वालों की संख्या 70 करोड़ तक पहुंच गई। चूंकि उनकी आबादी ड्रैगन कंट्री जितनी ही थी, ये संख्या पहले से ही बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपना घरेलू रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ईशान की टीम के खिलाड़ियों को पहले से ही क्रॉसफायर खेलते देख दूसरे देशों के खिलाड़ी ईर्ष्यालु लग रहे थे। हालांकि उन्हें अपने देश के ओपन बीटा समय का पहले से ही पता था, फिर भी ये कुछ दिन सालों जैसे लग रहे थे।
कंपनी के तीनों स्टूडियो व्यस्त थे, कई गेम लॉन्च होने की प्रतीक्षा में थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सीईओ जो 1 महीने में क्या हासिल करना चाहते थे। हालांकि 1 महीने के भीतर काम पूरा करना जरूरी था, इसलिए इसे निश्चित रूप से उस समय सीमा के भीतर पूरा करना था। इस बीच गूज फैक्ट्री में एक बड़ी इमारत के अंदर, ये गूज फैक्ट्री के गेम विभाग का मुख्यालय था और सीईओ लिन पहले ही लौट चुके थे। गूज फैक्ट्री प्रकाश की तरह सिर्फ एक स्टूडियो नहीं था, वह पहले भी एक नए गेम के सिलसिले में वहां गया था। लेकिन अब जब वहां के मामले निपट गए हैं तो वह मुख्यालय लौट आया है। कंपनी में 2 हार झेलने के बाद वे कुछ समय से शांत थे। उन्होंने कोई और परेशानी नहीं पैदा की थी और लगातार अपना काम कर रहे थे। बेशक ये ऑनलाइन था, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कोई नई घोषणा जारी नहीं की थी। इस समय सीईओ लिन के कॉन्फ्रेंस रूम में उनके सामने गूज फैक्ट्री के 3 शीर्ष डिजाइनरों में से एक हुओ यूएक्सियन बैठे थे। इस दौरान वे ऑनलाइन नहीं दिखाई दिए क्योंकि वे एक नया गेम डिजाइन कर रहे थे। जब सीईओ लिन ने उनसे पहले संपर्क किया था तब वे एक गनफाइट सिमुलेशन गेम पर काम कर रहे थे। मूल रूप से इसे इसी साल रिलीज किया जाना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कंपनी ने उन्हें एक सरप्राइज दे दिया। साल की शुरुआत में क्रॉसफायर सीधे रिलीज कर दिया गया, जिससे हुओ यूएक्सियन लगभग इतना क्रोधित हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनका गेम, चाहे गुणवत्ता के मामले में हो या खेलने की क्षमता के मामले में, क्रॉसफायर से तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसका अनुभव किया था। उन्होंने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन आधे रास्ते में ही एक बेहतर गेम सामने आ गया, इसलिए जाहिर है कि उनके गेम को लॉन्च होने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे लॉन्च करने से सिर्फ नुकसान ही होगा। और बाद में ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। आज सीईओ लिन ने उन्हें इसी मामले में बुलाया। हुओ यूएक्सियन, अभी अधिकारियों की एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आपके गेम का विकास जारी रहेगा, सीईओ लिन ने कहा। जारी रखें? हुओ यूएक्सियन थोड़ा हैरान हुए। इसका कारण क्या था? उनके गेम की क्रॉसफायर से तुलना नहीं की जा सकती थी। क्या इसे लॉन्च करने का मतलब पैसा गंवाना नहीं होगा? गूज फैक्ट्री के एक शीर्ष डिजाइनर के रूप में किसी और के पास पहले से ही एक गेम था और उसकी गुणवत्ता अच्छी थी। अब वह एक गनफाइट गेम बनाने की घोषणा कर रहा था। खिलाड़ी इसे देखेंगे और पाएंगे कि यह क्रॉसफायर जितना मज़ेदार नहीं है, और ऐसे में उसे भी संदेह का सामना करना पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? हुओ यूएक्सियन ने पूछा। सीईओ लिन ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मुझे याद है आपने पिछली बार कहा था कि यह लगभग पूरा हो चुका है। क्या इसे 1 महीने में लॉन्च किया जा सकता है? 1 महीने में? हुओ यूएक्सियन ने एक पल सोचा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आधा महीना काफी होगा, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। सीईओ लिन ने सिर हिलाया। तो ठीक है, वापस जाओ और तैयारी करो। 1 महीने में लॉन्च के लिए तैयार रहो। हुओ यूएक्सियन अभी भी उलझन में सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद सीईओ लिन ने खिड़की से बाहर देखा। इतने सालों से गूज फैक्ट्री ने अपनी स्थिति बनाए रखी थी। अब अगर कोई उनकी स्थिति को चुनौती देना चाहता है तो उसे कोशिश करने दो। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।